हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना है, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। आपको सभी वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो बात करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले। तो हमारा वीडियो होने वाला है एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर, मतलब कि यहाँ पर हम बहुविकल्पीय प्रश्न कवर करने वाले हैं। ये किस चैप्टर के होंगे? तो ये होंगे आपके कक्षा 9वीं के इतिहास के चैप्टर नंबर 5 के। क्या है चैप्टर नंबर 5? आधुनिक विश्व में चरवाहे, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर के हम सभी एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एमसीक्यू कवर करेंगे, साथ में क्या होगा कि हर क्वेश्चन के साथ कोई स्टोरी आती है, कुछ फैक्ट आता है, तो वो भी हम साथ में देखते हैं। तो एक बार सबसे पहले क्या करें, अपने चैप्टर का एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं बहुत जल्दी से कि हमारे चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है, देखना क्या क्या है। तो ये रोड मैप तैयार कर दिया गया है। इस रोड मैप के तहत ये आपके सारे टॉपिक हैं। ये चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व के चरवाहे। यहां से स्टार्ट होंगे और निष्कर्ष तक हमें सारे टॉपिक खत्म करने हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे इसमें आप चरवाहों की बात करेंगे, तो चरवाहे आप जानते हैं कि चरवाहे किनको कहा गया है? वो लोग चरवाहे कहलाते हैं जो अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको चरवाहा कहा जाता है। या वो उनके साथ जानवरों के जो झुंड होते हैं, जिनको आप रेवड़ कहते हैं, वो चारागाह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो चरवाहे कहलाते हैं, या घुमंतु चरवाहे कहलाते हैं, या उनको गड़रिया कहा जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम उनको दिया जाता है। फिर बात करेंगे कि चरवाहे जो हैं उनकी आवाजाही, मतलब उनका आना जाना कैसा होता है। तो आना जाना जो है वो दो प्रकार से देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा? एक तो पहाड़ों के अंदर हम बात करेंगे, दूसरा मैदान, रेगिस्तान और पठार के अंदर बात करेंगे। आवाजाही का मतलब कि जो आपके चरवाहे हैं वो कब कब कहां जाते हैं और कहां से कब आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहाड़ों के अंदर। तो हमने दो प्रकार की जो चरवाहे हैं उनका उदाहरण लिया था। कौन कौन से? गुज्जर बकरवाल जो जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत थे, और गद्दी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ करते थे। तो पहाड़ों के ऊपर जो चरवाहे हैं उनकी आवाजाही ठंडी और गर्मी के हिसाब से होती है। ठंडी में ऊपरी इलाकों पर बर्फ जम जाती है, तो ये क्या होते हैं? पहाड़ों के नीचे घाटी क्षेत्र में आ जाते हैं और वहां पर अपने जानवरों को चराते हैं। जैसे ही अप्रैल का महीना आता है या गर्मी थोड़ा सा स्टार्ट होती है, ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां की बर्फ पिघलेगी तो वहां पर घास के मैदान विकसित हो जाएंगे। ऐसे विकसित ऊंचाई पर विकसित घास के मैदानों को हम बुग्याल के नाम से भी जानते हैं। मैदान, रेगिस्तान और पठार के अंदर की आवाजाही की बात करें तो मैंने आपको राइका और धंगर के बारे में बताया था। धंगर जनजाति जो है वो महाराष्ट्र के अंदर थी, जो महाराष्ट्र के पठारी भाग में रहती थी। बरसात भर वहां पर रहेगी, वहां पर हरियाली आ जाएगी, लेकिन बरसात खत्म होने के बाद वो कोंकण क्षेत्र में आ जाएगी। जैसे ही बरसात दोबारा से शुरू होगी, वो कोंकण क्षेत्र से वापस से कहां जाएगी? महाराष्ट्र के मध्य पठारी भाग में जाएगी। ऐसा इसलिए कि ये लोग भेड़ पालते थे ज्यादातर, और भैंसों को छोड़कर ज्यादातर जानवर पानी मतलब गीले में रहना पसंद नहीं करते। इस कारण से इनको ऊंचे क्षेत्रों में जाना पड़ता है, पठारी क्षेत्रों में जाना पड़ता है, सूखे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। राइका जो कि राजस्थान के रेगिस्तान में पाए जाते हैं, इनमें से कई सारे राइका भेड़ बकरियां पालते हैं और कुछ राइका ऊंट भी पालते हैं, ऊंट का पालन भी करते हैं। तो हमने ये देखा था। और अब क्या हो रहा था कि भाई ये सब क्या थे कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। जैसे राइका के बारे में हमने देखा था, बंजारों के बारे में हमने बात करी थी। तो ये आवाजाही की बात हो गई। अब क्या होगा कि भारत के अंदर औपनिवेशिक शासन आएगा, तो औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। जैसे ही औपनिवेशिक शासन आता है तो क्या करेंगे? औपनिवेशिक शासन में वन कानून आ जाएंगे। वन कानून आ जाएंगे तो इनको इस औपनिवेशिक शासन से इनका जीवन कैसे प्रभावित हुआ और इनने इन कानूनों का सामना कैसे किया, ये तीनों टॉपिक हम एक बार में अभी देख लेंगे। औपनिवेशिक शासन होगा तो अंग्रेज यहां पर आए थे ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। वो चाहते थे कि यहां से हमें ज्यादा लकड़ी प्राप्त हो सके। इस कारण से उन्होंने जंगलों को क्या कर दिया? अधिनियमित कर दिया, या वहां पर आरक्षण लागू कर दिया। जैसे आरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, वनग्राम, ऐसे कुछ आरक्षण लागू कर दिया गया। तो इसमें चरवाहों को वहां पर जाने की रोक लगा दी गई कि आप जा नहीं सकते। चरवाहों के ऊपर पाबंदियां लगाई गई कि आप जा नहीं सकते। इससे इनके जीवन को कैसे प्रभावित हुए? तो इससे इनके जीवन इस तरीके से प्रभावित हुए कि अब ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। इस कारण से उनके जो जानवर हैं वो दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, तो उनको चारागाह अच्छे नहीं मिल पाएंगे, इसलिए जानवरों की संख्या घटानी पड़ी। रेवड़ों का आकार जो है वो छोटा करना पड़ा। ये ऐसा इसलिए हो रहा था कि क्योंकि जो औपनिवेशिक सरकार थी वो चारागाहों की जमीन को तब्दील कर रही थी किसमें? खेत में, ताकि उस पर क्या हो सके? लगान, उस पर हम खेती कर सकें, उस पर हम लगान ले सकें और पर्याप्त आय पैदा कर सकें।
इन औपनिवेशिक शासन का ये लोग सामना कैसे करते हैं, तो ये अपनी दिशा बदल लेंगे, अपने रेवड़ों को छोटा कर लेंगे, है ना। इनको कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, कुछ व्यापार करने लगेंगे, एक जगह स्थायी रहकर खेती करेंगे, इस तरीके से इन्हें सामना किया था। अब बात करेंगे अफ्रीका के चरवाहा जीवन के बारे में। तो अफ्रीका और भारत के बीच में आप देखेंगे कि बड़ा आपसी तालमेल आपको देखने को मिलेगा। कैसा तालमेल आप देखेंगे, अफ्रीका में भी यूरोपीय औपनिवेशिक शासन था, भारत में भी यूरोपीय औपनिवेशिक शासन था, दोनों के तौर तरीके कुछ वैसे ही थे। हमारे यहां पर भी घुमंतु जनजातियां थी, अफ्रीका के अंदर भी घुमंतु जनजातियां थी। हमारे यहां पर इतने उदाहरण देखिए, अफ्रीका का एक उदाहरण देखिए मसाई, ये लोग भी एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को लेकर बदलते रहते हैं, मतलब जगह बदलेंगे चारागाह की तलाश में, और ये संपन्न वर्ग भी था, किसानों से ज्यादा समृद्ध हुआ करते थे। लेकिन अफ्रीका में जैसे ही औपनिवेशिक शासन आएगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भी इसी तरीके के कानून लगा दिए जाएंगे, जंगलों का आरक्षण कर दिया जाएगा और इन मसाइयों को छोटे से इलाके में सीमित कर दिया जाएगा। कौन कौन से इलाके में, हम देखें केन्या का दक्षिणी इलाका और तंजानिया का उत्तरी इलाका, इन इलाकों में इनको कैद कर दिया गया, क्योंकि इनने पूरे अफ्रीका का बंटवारा कर लिया था औपनिवेश बनाने के लिए, वहां पर गुलाम बनाने के लिए, कब्जा करने के लिए। फिर क्या हुआ कि आप देखेंगे कि जब ये सब हो गया तो चारागाहों का क्या हुआ, तो अफ्रीका के अंदर भी भारत जैसी स्थिति थी कि चारागाहों को परिवर्तित किया जा रहा था खेत की जमीन के लिए, खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था, और जो लोग खेती कर रहे थे उनको उस गांव का मुखिया भी बना दे रहे थे, जो वैसे जमीन पर जो गांव विकसित हुआ था वहां पर मुखिया भी बना रहे थे। मतलब चारागाह क्या हो रहे थे, तो चारागाह यहां पर सिकुड़ते चले जा रहे थे, उनका आकार छोटा हो रहा था, है ना। चारागाह सूख भी रहे थे, चारागाहों का सूख जाना भी आप देखेंगे यहां पर, चूंकि सूखा पड़ेगा इससे मसाइयों को और समस्या होगी, तो चारागाह क्या होंगे, धीरे धीरे सूखते भी चले जाएंगे, इनका आकार छोटा होगा, मसाइयों के रेवड़ों के लिए समस्या आ जाएगी, मसाई कहां पर अपने रेवड़ों को चराएंगे, ये सारी समस्याएं यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। फिर हमने बात की थी यहां पर सरहदों का बंद हो जाना, मतलब जैसे मसाई लोग हैं या अफ्रीका की और दूसरी जनजाति हैं, उनकी सीमाएं बांध दी गई, मतलब सीमाएं फिक्स कर दी गई कि आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, जाने के लिए आपको पास लेना होगा, जानवर चराने के लिए भी आपको पास लेना होगा, आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा, तभी आप जानवर भी चरा पाएंगे। तो सरहदें बंद कर दी गई, इससे भी वहां की जनजाति या घुमंतु जनजाति के जो लोग हैं उनके ऊपर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा, इससे उनकी आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक जीवन पर बड़े दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन ये प्रभाव जो है वो सभी पर एक जैसे देखने को नहीं मिलते हैं, सभी पर एक जैसे, मतलब जो अमीर वर्ग के लोग थे उनको मुखिया बना दिया गया, कईयों को, वो लोग धन इकट्ठा करने लगे, माल इकट्ठा करने लगे, उनके पास एक निश्चित आमदनी का स्रोत था, वो लोग उनके जानवर मर जाएं तो जानवर खरीद सकते थे। इसमें पुरुष वर्ग जो है वो शहरों में रहकर व्यापार करने लगा, महिला और बच्चे गांव में रहकर जो चरवाही है या जानवर हैं उनकी देखभाल करने लगे। मतलब कि यहां पर हम देखेंगे जो मुखिया था उसके पास चरवाही और गैर चरवाही दोनों प्रकार से आमदनी थी, तो उसको उतनी खास दिक्कत नहीं हुई। जो सामान्य चरवाहे थे उनके पास आमदनी का एक स्रोत था चरवाही, लेकिन सूखा पड़ जाना, जंगलों का आरक्षण हो जाना, इससे उनको चारागाह नहीं मिल पा रहे थे, वो अपने जानवरों को नहीं चरा पा रहे थे, तो उनको कर्ज के चक्कर में फंस गए, है ना, उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है। तो ये हमने यहां पर देखा था कि सबके ऊपर एक जैसा असर नहीं पड़ा। निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष यही था कि भाई आधुनिक समय में जो बदलाव आए, चरगाहों का सिकुड़ना देखा, चरवाहों का घूमना देखा, उनके ऊपर बंदिशें देखी, उनके अपने व्यापार को बदलते देखा, तो ये सारी बातें हमारे निष्कर्ष के अंदर आ जाती। तो ये हमारे चैप्टर का एक बहुत शॉर्ट रिवीजन टाइप का हमने देख लिया। यहाँ पर हमने बहुत छोटे टाइम में इसका रिवीजन कर लिया ताकि क्या हो सके, हम जब एमसीक्यू करें तो हमें कुछ कुछ चीजें याद आती रहे, एकदम ब्लैंक ना हो, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले के वीडियो जरूर देखे होंगे, कॉन्सेप्ट वीडियो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी ठीक बिल्डअप हो गया होगा, आपके दिमाग में वो बातें बैठ गई होंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन, तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, चरागाह भूमि से बड़े क्षेत्रों को खेल के भंडार में, है ना, बदल दिया गया, या खेल के क्षेत्र में बदल दिया गया। कैसा खेल हुआ करता था, यहां पर इन्हें खेल का भंडार कर दिया, या यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि शिकारगाह में, है ना, ऐसा भी आपको आ सकता है। तो शिकारगाह आपने वहां पर पढ़ी है, इस कारण से इन्हें क्या कर दिया, खेल के भंडार या खेल के क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। शिकार भी क्या था इनके लिए, एक खेल था, और खेल का उपयोग मनोरंजन के लिए करते हैं, तो ये लोग शिकार भी किस लिए कर रहे थे, मनोरंजन के लिए किया करते थे। तो ये वाली बात तो सही है। चरवाहों को इन भंडारों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। भंडार का मतलब क्या हो गया, भंडार का मतलब हो गया कि वो शिकारगाह जो है, उस शिकारगाह में आपको प्रवेश की अनुमति नहीं है, ये बात भी सही है, तो ये वाला भी सही हो जाता है। सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान मसाई चराई भूमि के
14,760 किलोमीटर में बनाया गया है। मतलब इतनी जमीन मसाई चरागाह की या मसाइयों की चराने की जमीन है उसको छीना गया है। तो यह भी बात सही है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि उपरोक्त सभी जो सही हैं ऊपर के दिए गए तीनों ऑप्शन क्या होते हैं, एकदम सही हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, मसाई रिजर्व में आधे से अधिक मवेशियों की मौत के बाद भीषण सूखा पड़ा। मसाई रिजर्व का मतलब क्या हो गया, मसाई रिजर्व की जगह आपको ऐसा भी कह सकते हैं मसाई लैंड, है ना। क्या कह सकते हैं, मसाई लैंड। हालांकि मसाई लैंड जो है वो बहुत बड़ा इलाका था। कहां से लेकर, केन्या से लेकर, कहां से, केन्या से लेकर तंजानिया तक फैला था, है ना। कहां से, केन्या से लेकर कहां तक फैला था, तंजानिया तक फैला था। लेकिन इसका विभाजन कर दिया गया और क्या कर दिया गया, केन्या का दक्षिणी इलाका और तंजानिया का उत्तरी इलाका, इसको क्या घोषित कर दिया गया, ये हो गया आपका अब वास्तव में मसाई लैंड। ये हो जाता है कि मसाई लोग इस इलाके में रह रहे हैं। कौन सा, केन्या का दक्षिणी और तंजानिया का उत्तरी इलाका। तो मसाई रिजर्व में आधे से अधिक मवेशियों की मौत के बाद भीषण सूखा कब पड़ा, कब समस्या आती है। ऑप्शन है 1900 में, 1933 और 34 से अधिक, मतलब 1933 और 34 के बाद की बात की जा रही है, 1945 में, 1946 और 47 में। तो सही जवाब जो है वो है आपका 1933-34 में यहां पर सूखा पड़ता है और आधे से ज्यादा जानवरों की यहां पर मौत हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, मसाई लैंड के विभाजन के परिणाम स्वरूप मसाई समुदाय द्वारा खोई गई भूमि का प्रतिशत क्या था। तो मसाई लैंड याद रखेंगे, कहां पर मसाई लैंड है, आपको बताया था कि मसाई लैंड, अभी जस्ट बताया है इसके पहले कि मसाई लैंड कहां पर है। तो ये आपको दो देशों को मिलाकर मिलेगा। कौन कौन सा, एक का नाम है केन्या और दूसरे का नाम है तंजानिया। इन देशों के अंदर ये मसाई लैंड फैला हुआ था। तो इन मसाई लैंड पर क्या किया कि इनकी कितनी जमीन छीन ली, 60% जमीन छीन ली, है ना। तो सही जवाब भी आपका क्या है, 60%। तो 60% जमीन छीन ली। तो मान लीजिए केन्या का इलाका ये है, तंजानिया का इलाका ये है ना, दोनों पास में लगे हुए हैं। थोड़ा सा पास बना देते, दोनों पास में लगे हुए हैं। तो यहाँ क्या कर दिया, केन्या का ये वाला जो इलाका है ना, केन्या का ये वाला इलाका है, ये कर दिया इन्हें, और ये इलाका। अब ये क्या हो गया, ये इलाका हो जाता है वास्तव में मसाई कहाँ रह रहे हैं, इस इलाके में मसाई रहते हैं। क्लियर बात। तो मसाइयों की लगभग कितनी जमीन छीन ली, 60% जमीन छीन लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4 रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, काओकोलैंड के खानाबदोश मवेशी चरवाहे कहां से थे, है ना। उनका मतलब उनका ओरिजिन कहां से था, वो किस देश से संबंधित थे। तो काओकोलैंड के खानाबदोश चरवाहे जो थे वो कहां के थे, नामीबिया के हुआ करते थे। कौन सा देश है, नामीबिया। नामीबिया कहां पर है, ये भी अफ्रीका का देश है। कहां का देश है, अफ्रीका का देश है ना। तो यहां से संबंधित हुआ करते थे काओकोलैंड के खानाबदोश या घुमंतू चरवाहे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने, समय बीतने के साथ मसाई प्रमुखों की स्थितियां क्या थी। मतलब जो मसाई प्रमुख बनाए गए थे, उनके उप समूहों के जो प्रमुख बनाए गए थे, उनकी स्थिति क्या थी। उनकी नियमित आय थी जिससे वो पशु सामान जमीन खरीद सकते थे। बिल्कुल सही बात है, खरीद सकते थे। युद्ध और अकाल के समय उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया था। तो मसाइयों की ये स्थिति तो नहीं थी। उनके पास बुरे समय से निपटने के संसाधन थे, ये भी नहीं था। कुछ ने चारकोल बर्नर के रूप में जीवन यापन किया और दूसरों ने अजीबोगरीब काम किया, ये भी नहीं था। क्योंकि यहां पर क्या पूछा जा रहा है, मसाई प्रमुखों के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, मसाई प्रमुखों के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रमुखों की एक नियमित आय थी, ये सही है। ये तीनों जवाब किसके लिए है, साधारण मसाई के लिए। किसके लिए, साधारण मसाई लोग जो है उनके लिए ये बात सही है। केवल अगर मसाई लिखा होता कि मसाई प्रमुख और साधारण मसाई के बारे में, तो चारों बातें सही हो जाती। लेकिन ये तीन बातें केवल किसके लिए है, साधारण मसाई के लिए है। ऊपर वाली बात केवल किसके लिए है, जो मसाई प्रमुख है, केवल उसके लिए है। तो पहला वाला जो आंसर है वही आपका सही हो जाएगा। क्लियर बात। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, पूर्व औपनिवेशिक काल में अफ्रीकी समाज खालिस्तान में विभाजित था। मतलब आपको बताना है कि पहले अफ्रीकी समाज जो था वो किस में विभाजित था। यहां पर अफ्रीकी समाज पूछने से मतलब जो है, खास तौर से हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मसाई समाज के बारे में बात की जा रही है कि मसाई समाज किस में विभाजित था। आपने पढ़ा होगा कि दो प्रकार से विभाजित था। कैसे कैसे, बुजुर्ग या जिनको हम कहते हैं एल्डर्स कहा जाता है, या श्रेष्ठ जन, या हम ऐसा बोल दें कि भाई वरिष्ठ जन क्या कहलाते हैं, वरिष्ठ जन कहलाते हैं। और दूसरे क्या थे, योद्धा हुआ करते थे। इन दो में
डिवाइड हुआ करता था। योद्धा के अंदर किसको डाला गया था? तो योद्धा के अंदर हमेशा नौजवान हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? नौजवान हुआ करते थे, है ना। तो इन नौजवानों का काम क्या था? इन नौजवानों का काम था कि ये युद्ध करेंगे, लूट करेंगे, आसपास के जानवर लूट कराएंगे, है ना, छीन कर लाएंगे और अपनी संपत्ति बढ़ाएंगे और अपनी मर्दानगी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। वरिष्ठ जन क्या थे? तो वरिष्ठ जन क्या है? इनका ही नियंत्रण हुआ करता था, यही सबसे प्रमुख हुआ करते थे, यही अपने समाज की समस्याओं के लिए, अपने कबीले की समस्याओं के लिए बात भी किया करते थे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, बुजुर्ग और योद्धा, पुजारी और योद्धा, किसान और उद्योगपति और इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, बुजुर्ग और योद्धा, है ना। वरिष्ठ जन का मतलब क्या होगा? बुजुर्ग, और दूसरा योद्धा तो था ही। तो ये बातें हमने यहां पर देखी कि भाई इन दो में समाज विभाजित था। अफ्रीकी समाज में खास तौर से मसाई के बारे में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आता है कि बुग्याल क्या है? 4 ऑप्शन है। ये बंजर भूमि है, ये पहाड़ के तल क्षेत्र में चरागाह है, 12,000 फीट ऊंचे पहाड़ के ऊपर चरागाह है, ये रेगिस्तान है। तो बुग्याल के बारे में हमने देखा था कि बुग्याल क्या है, कि बुग्याल जो है वो कुछ ऐसे इलाके हुआ करते थे या कुछ ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे जो घास के मैदान थे, है ना, घास के मैदान थे। तो पहली बात तो हो गई कि मैदान थे तो क्या हो जाएंगे? ये चरागाह तो हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे? चरागाह तो हो गए। ये बात तो सही हो गई। तो ये घास के मैदान कहाँ मिलेंगे आपको? हिमालय पर मिलेंगे। हिमालय पर ऊंची चोटियों पर आपको ऊंचाई पर ये देखने को मिलेंगे। मतलब फिर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। कैसे बनेंगे ये बुग्याल? तो हिमालय पर जब बर्फ पिघलेगी, क्या पिघलेगी? बर्फ पिघलेगी। तो बर्फ के पिघलने से, है ना, बर्फ पिघलने से इनका विकास होता है। वहां पर हरी हरी घास आ पाती है, वहां पर हरी हरी घास आ जाती है ऊंचाई पर, तो उसको क्या कहते हैं? बुग्याल कहा जाता है। क्लियर ये बात? तो ये यहां पर बुग्याल हो गए। कहां पर मिलेंगे? 12,000 फीट की ऊंचाई पर, पहाड़ों पर स्थित विकसित बेहतरीन चारागाहों के एक उदाहरण ये है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मसाई के मामले को संचालित करने के ब्रिटिश प्रयासों से बुजुर्गों और योद्धाओं दोनों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे पड़ा, ये बताना है। मतलब जब ब्रिटिश शासन ने उनको नियंत्रित करना स्टार्ट किया तो जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ जन है उनका, और जो योद्धा है उन दोनों के अधिकारों पर, है ना, उन दोनों के अधिकारों पर प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, ये बात बतानी है। ऑप्शन है, अंग्रेजों ने मसाई के विभिन्न उप समूहों के प्रमुख नियुक्त किए। बिल्कुल किए। हमने पढ़ा था कि इन प्रमुखों को क्या कहा गया था? मुखिया कहा गया था या प्रमुख कहा गया था? क्या कहते थे? मुखिया कहते थे। इन प्रमुखों को जनजाति के मामलों का जिम्मेदार बनाया गया था। बिल्कुल बनाया गया था। अंग्रेजों ने छापेमारी और युद्ध पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए थे। बिल्कुल लगाए थे कि लड़ाई और क्या नहीं होगा? लड़ाई और युद्ध नहीं होगा, इस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे। तो ये तीनों बातें सही है। तो चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? उपरोक्त सभी। तो क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई ना बात कि क्या क्या किए गए यहां पर? याद आ रहा है कुछ कुछ की नहीं आ रहा है? तो ये चारों बातें क्या हो गई? तीनों बातें सही हो जाती है। चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कौन सी मौसमी हलचलें महाराष्ट्र के धनगरों को प्रभावित करती थी? धनगर क्या हो गए? तो धनगर क्या है? यहाँ के धनगर यहाँ के जो है वो क्या है? चरवाहा समुदाय है। क्या है? चरवाहा समुदाय है। तो इन चरवाहा समुदाय को कौन सी चीजें प्रभावित करती थी? महाराष्ट्र का मतलब भारत के नीचे आ गए, ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में हमने देखा था कि गर्मी और ठंडी का कॉन्सेप्ट था। मतलब इन धनगरों को क्या प्रभावित करेगा? वर्षा और सूखा, है ना। क्या? वर्षा और सूखा, ये दो चीजें प्रभावित कर रही होंगी। मतलब वर्षा में ये कहां रहेंगे? पठार में रहेंगे। और सूखा में कहां रहेंगे? कोंकण क्षेत्र के अंदर रहेंगे। कहां रहेंगे? कोंकण क्षेत्र के अंदर रहेंगे। तो अब आपको बतानी है कि भाई इसमें से क्या वर्षा और सूखा, ये आपको बतानी है। 4 ऑप्शन है। ठंड और बर्फ, ठंड और बर्फ, ये बिल्कुल बात सही नहीं है। जलवायु की गड़बड़ी, सूखा और बाढ़, मानसून और शुष्क मौसम। तो सही जवाब जो है वो चौथा है। मानसून मतलब वर्षा, वर्षा कैसे होगी? मानसून से होगी। शुष्क मौसम मतलब सूखा का हो जाना। तो ये चीजें मतलब सूखा होना और वर्षा होना, यही धनगरों को प्रभावित करती थी, इनकी आवाजाही के लिए जिम्मेदार हुआ करती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भोटिया, शेरपा और किन्नौरी कौन है ना? भोटिया, शेरपा और किन्नौरी कौन है? ऑप्शन है ए, अफ्रीका का देहाती समुदाय। दूसरा, राजस्थान के पशुपालक। महाराष्ट्र का चरवाहा समुदाय। हिमाचल का चरवाहा या गड़रिया समुदाय। इनमें से क्या है ये? तो जो सही जवाब है वो है हिमालय के चरवाहा या गड़रिया समुदाय। भोटिया, शेरपा ये गड़रिया समुदाय कहते हैं, या हम क्या कहते हैं कि ये चरवाहे थे, है ना। क्या थे? चरवाहे समुदाय थे। जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह चराया करते थे। तो इनका संबंध किससे हो गया? ये चरवाहा समुदाय से संबंधित हो जाते हैं।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 11 क्या कहता है, गद्दी खालिस्तान के या का, जो भी आपको सही लगे संबोधन, गद्दी खालिस्तान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा या गड़रिया समुदाय है ना, कि कहां के या कहां का चरवाहा समुदाय है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, हिमाचल प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का है। तो आपको याद होगा कि जो है ये हिमाचल प्रदेश का है। गद्दी के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे ही अपन ने लेक्चर स्टार्ट किया था तो अपन ने गुज्जर बकरवाल के बारे में, गुज्जर बकरवाल कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर, और फिर अपन ने गद्दी के बारे में पढ़ा था कि भाई गद्दी कहां के हैं, गद्दी हिमाचल प्रदेश के थे। ये भी कैसे आ जा रहे थे, तो गद्दियों की भी आवाजाही कैसे थी, हिमाचल प्रदेश में ठंडी और गर्मी के आधार पर थी। कैसे, सर्दी और गर्मी के आधार पर थी, ये ऊपर नीचे आते जाते थे। तो ये भी ऐसे ही आवाजाही इनकी पहाड़ों पर हुआ करती थी, जो कि ठंडी गर्मी के आधार पर थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, गुज्जर बकरवाल किस राज्य से संबंधित है। अभी बताया आपको जस्ट पहले गुज्जर कहां से है, तो 4 ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात। तो हिमाचल प्रदेश से तो क्या होगा, हिमाचल प्रदेश से तो क्या होगा, गद्दी, है ना, क्या होगा, गद्दी, अभी जस्ट देखा। जम्मू एंड कश्मीर से क्या होगा, ये गुज्जर हो जाते हैं, है ना, तो यही सही हमारा जवाब हो जाएगा। और महाराष्ट्र से क्या हो जाएंगे, धंगर हो जाएंगे, है ना। और गुजरात में आप देखेंगे आपको बंजारा भी मिल जाएंगे, यहाँ पर थोड़ी बहुत बंजारा समुदाय देखने को मिल जाएगा। बंजारा आपको महाराष्ट्र और राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलेगा, सॉरी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा देखने को मिलेगा, गुजरात में भी बंजारा होंगे यहाँ पर। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर का है गुज्जर बकरवाल। अगला प्रश्न है, धार क्या है, उच्च घास के मैदान, गहरी घाटियां, उपजाऊ मैदान और रेगिस्तानी भूमि। तो ये क्या है, आपके उच्च घास के मैदान होते थे धार। हमने देखा था ना कि उच्च जगह से नीचे घाटी क्षेत्र में आने लगते थे, ये क्या है, उच्च घास के मैदान हुआ करते थे। राईका चरवाहा समुदाय से संबंधित है ना, राईका किस चरवाहा समुदाय से संबंधित है, तो ये चरवाहा समुदाय कहां का है, हिमाचल प्रदेश का है, राजस्थान का है, जम्मू एंड कश्मीर का है, महाराष्ट्र का है। तो सही जवाब जो है वो है राजस्थान। आपने देखा था, हमने बात करी थी कि राईका जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, ये ऊंट भी पालते हैं कुछ लोग भेड़ बकरी भी पालते हैं, और ये ऊंट पालने के साथ साथ क्या करते हैं, खेती भी करते हैं, मतलब ये पशुपालन के साथ साथ खेती भी करते हैं। कौन सी खेती ज्यादा होती है इनके यहाँ, बाजरे की खेती या बाजरा ज्यादा उगाते हैं। तो ये आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि राजस्थान सूखा वाला क्षेत्र है, वहां पर बरसात नहीं होती, पानी की मात्रा हमेशा कम रहती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, घुमंतू जनजातियों को एक ऐसे स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता होती है, क्यों जाती है घुमंतू जनजातियां। मान लीजिए कि यहां पर कोई जनजाति है, यहां पर वो अपने जानवरों को चरा रही है, और यहां से फिर उनको क्यों जरूरत पड़ती है कि भैया वो दूसरी जगह पर जाएं, यहां पर अपना चरवाहा देखें ना, चरगाह देखें। पहले एक चरगाह उनकी यहां पर थी, अब अगली चरगाह उनकी कहां है, ढूंढते हुए अगली जगह जाना। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, मौसमी परिवर्तन है क्या, नहीं, चरागाहों की तलाश है क्या, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए है क्या, या उपरोक्त सभी है। तो ये जो बात है वो क्या है, आपका चरागाहों की तलाश के चक्कर में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। जहां पर अच्छे घास के मैदान होंगे वहां पर इनके जानवर चर पाएंगे, फिर वहां की घास कमजोर होने लगेगी तो फिर दूसरी, कमजोर का मतलब कम पड़ने लगेगी, तो दूसरी जगह जाएंगे, वहां पर घास चराएंगे। अगला प्रश्न नंबर 16, मसाई है ना, बड़ा माँ भी लिख सकते हैं, छोटा माँ भी लिख सकते हैं। मासाई और मसाई शब्द का अर्थ क्या है ना, तो मसाई शब्द में जो शब्द आता है माँ, इस माँ शब्द का अर्थ निकालते हैं, उसी से पूरे मसाई का अर्थ निकालते हैं। तो मेरे लोग, चरागाह भूमि, स्थानांतरण की खेती या बंजर। तो जो इसके शब्द है मसाई, इसका मतलब होता है मेरे लोग। इसमें जो माँ शब्द है इससे निकलता है ये मेरे लोग, है ना, इससे निकलता है ये मेरे लोग। इसी कारण से मसाई का मतलब भी क्या लिख देते हैं कि भाई मसाई का मतलब भी क्या हो जाता है, मेरे लोग हो जाता है। क्लियर ये बात, तो मसाई का मतलब भी क्या है, मेरे लोग हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 17, भारत में औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया, 1861, 1869, 1871 और 1873। किस वर्ष इनके द्वारा यह अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया गया, 1871 में। क्या था यह आपराधिक जनजाति अधिनियम, तो इसमें क्या किया गया था कि जो घुमंतू लोग हैं, है ना, जो घुमंतू लोग हैं, खासतौर से कौन कौन से, खासतौर से जो व्यापारी हैं, जो घूमते हैं, व्यापारी होने के साथ साथ कौन है, चरवाहे हैं, चरवाहों के साथ साथ कौन, कारीगर हैं,
है ना, इनके समूहों को क्या कर दिया गया था, आपराधिक सूची में डाल दिया गया था। कहां डाल दिया गया था, आपराधिक सूची में डाल दिया गया था। मतलब कि इनके लिए क्या कर दिया गया, आपराधिक सूची में डालने से इनके लिए गांव निश्चित कर दिए, है ना। कैसे गांव निश्चित कर दिए, इनके जिस गांव में ये रहते थे उस गांव को अधिसूचित कर दिया गया और वहां पर बोला गया कि आप इसी गांव में रहेंगे। बिना पास से, बिना परमिट लिए, बिना परमिशन लिए अपना गांव नहीं छोड़ सकते, गांव के बाहर नहीं जा सकते। ये व्यवस्था यहां पर कर दी गई थी। क्लियर बात। तो जो 1871 में ये पारित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पशुचारक घुमंतुओं की सबसे अच्छी व्याख्या करता है, यह बताना है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले ग्रामीण, जिन लोगों के पास रहने के लिए स्थायी ठिकाना नहीं है, चरवाहे जो अपने झुंड के लिए चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं ये, या जो लोग आनंद के लिए कई जगहों पर जाते हैं ये। तो अब आपको बताना है क्या है, तो आनंद वाली बात नहीं होगी, ऐसे ही जाने वाले ग्रामीण नहीं होंगे, जिन लोगों के पास स्थायी ठिकाना नहीं है वो भी नहीं होंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर की जो बात है वो क्या हो जाएगी, आपकी सही आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, धनगरों के वार्षिक आवाजाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। धनगर क्यों जाते हैं, अभी हमने बात करी। तो धनगर कहां पर हैं, धनगर का संबंध होता है महाराष्ट्र से। कहां से होता है, महाराष्ट्र से होता है। और इनकी आवाजाही कैसे होती है, इनकी आवाजाही होती है वर्षा और सूखे के कारण। किससे, वर्षा और सूखे के कारण होती है। तो आपको बताना है कि ये क्यों आते जाते हैं, इनके संबंध में, इनकी आवाजाही के संबंध में हमें बात करनी है। वे मानसून के दौरान मध्य पठार में रहते हैं, ये भी बात। मानसून समाप्त होने के बाद कोंकण क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, तो ये भी बात सही है कि भाई यहां बढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मानसून की शुरुआत के साथ भी कोंकण छोड़ भी देते हैं, जब कोंकण में होते हैं जैसे ही मानसून आता है कोंकण छोड़ भी देते हैं। तो तीनों बातें सही है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, राइकाओं के किस समूह ने ऊंटों को चराया था। ऊंटों को चराने का मतलब क्या है, कौन ऊंट पालक हुआ करता था, है ना, ये भी कह सकते हैं ऊंट पालक हुआ करता था या ऊंटों को पालते थे। 4 ऑप्शन है, मारू, गोला, कुरमा और कुरबा। तो सही जवाब जो है वो मारू लोग हैं, जिनके द्वारा ऊंटों को पाला गया था, ऊंटों को चराया गया था। प्रश्न नंबर 21, बंजारे कहां पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, पंजाब राजस्थान में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। मतलब कि सभी जगह पाए जाते हैं, बंजारे घूमते फिरते रहते हैं। तो ये आपको सभी जगह देखने को मिलेंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा चौथे नंबर वाला, उपरोक्त सभी जगह, है ना, उपरोक्त सभी, इन सभी जगहों पर बंजारे पाए जाएंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मसाई पशुपालक कहां रहते हैं। मतलब मसाई कहां की जनजाति है, ये बात मैं आपको बतानी है। तो मसाई जो है वो अफ्रीका की जनजाति है ना, अफ्रीका की जनजाति है। तो आपको सबसे पहले बता देना अफ्रीका की। तो अफ्रीका में सिर्फ अफ्रीका की बात की गई थी, है ना, वहां पर एक देश नहीं बताया गया, क्योंकि मसाई कहां रहते हैं, अफ्रीका के 2 जगहों पर रहते हैं। कहां पर आप देखेंगे, केन्या के अंदर और कहां पर, तंजानिया के अंदर, है ना। ये 2 देश आप देखेंगे कि इन 2 देशों के अंदर मसाई पाए जाते हैं, तंजानिया के अंदर। तो यहां पर देश की बात तो की नहीं गई थी, अफ्रीका के अंदर बताया था। तो ये तीनों देश तो होंगे नहीं, कहां है ना, लीबिया, जाम्बिया और नामीबिया नहीं होंगे। अब मसाई कहां रहते हैं, तो अफ्रीका में भी किस इलाके में रहते हैं, अफ्रीका के पूर्वी इलाके पर रहते हैं। उन पूर्वी इलाकों में इन 2 देशों के अंदर उनकी बहुलता है, वहां पर ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इनकी संख्या ज्यादा होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, पूर्वी अफ्रीका के अंदर मसाई जनजाति पाई जाती है, वहां पर रहती है, या यहीं की जनजाति हुआ करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, 1885 में मसाईलैंड, है ना, ये मसाईलैंड है, मैसेलैंड नहीं है, मसाईलैंड करेंगे इसको। मसाईलैंड को खालिस्तान के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ आधे में काट दिया गया है। मतलब मसाईलैंड जो था वो आप देखें, ये पूरा इलाका क्या था, इसको कहा था हमने मसाईलैंड, है ना। लेकिन यूरोपीय देश आ गए थे तो इनने इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया था, 2 इलाकों में बांट दिया था। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से अपन ने इलाका देखा था। ये 2 इलाके कौन से हो गए थे, ऊपर वाले को हम कहते थे केन्या और नीचे वाले को तंगनाइका या तंजानिया कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, तंजानिया या तंगनाइका कहा जाता था। तो ये 2 इलाकों में बट गए थे। तो किन में बांटा गया था वो बताना है आपको। केन्या और तंगनाइका, केन्या और इथोपिया, कांगो और अंगोला और बोत्सवाना। तो हमको पता है केन्या एक देश है, साथ में केन्या होना चाहिए। तो जिनमें केन्या है उनको रखते हैं, जिनमें केन्या नहीं है उनको हटा देते हैं। मतलब ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि केन्या तो एक है ही, होना ही चाहिए, 2 नहीं होंगे।
अब बात करें केन्या और तंगनाइका, केन्या और इथोपिया। तो तंगनाइका को ही क्या कहा जाता है, यही कहलाता है तंजानिया। ये क्या कहलाता है, इसी को कहते हैं तंजानिया, है ना। बाद में 1964 के आसपास जब इसमें जंजीबार मिला दिया गया, ये आजाद हो जाएगा, तो इसका नाम बदल जाएगा, क्या कहला जाएगा, तंजानिया के नाम से जाना जाएगा। तो सही जवाब भी क्या हो जाएगा, पहला वाला जो है वो सही जवाब होगा। केन्या और तंजानिया के अंदर इन दो भागों में मसाई लैंड को विभाजित कर दिया गया था सीमा बनाकर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, इनमें से कौन अफ्रीका के चरवाहा समुदाय हैं, ये बताना है। बेदुइन्स, बर्बेर्स ये हैं, मसाई सोमाली ये हैं, बोरान तुर्कान ये हैं, या उपरोक्त सभी। तो सभी जनजातियां क्या है, ये अफ्रीका की हैं, सभी अफ्रीका में, और सभी कैसे हैं, चरवाहा हैं, है ना। सभी चरवाहा हैं, जानवर चराते हैं। और कैसे चरवाहा हैं, घुमंतु चरवाहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, तो ये घुमंतु चरवाहा है। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जनजातियां अफ्रीका की हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 आपके सामने क्या कहता है, पशु चारण गतिविधियों पर प्रतिबंध के कारण अत्यधिक चराई वाले चारागाहों का क्या परिणाम हुआ, उनके परिणाम के बारे में बात करनी है। चारागाहों की गुणवत्ता में गिरावट आई, जब ज्यादा चराई की जाएगी तो गुणवत्ता गिरेगी, घास उतनी अच्छी पनप नहीं पाएगी। इसमें पशुओं के स्टॉक में गिरावट आई, हाँ, जानवरों की संख्या ज्यादा होने लगी, इस कारण से जो लाइव स्टॉक है, पशुओं का जो स्टॉक है, पशुओं का स्टॉक मतलब पशुओं की संख्या हम कह सकते हैं, पशुओं के स्टॉक में गिरावट आई कि लोगों ने पशुओं के झुंड क्या कर दिए, छोटे कर दिए। ये मैदान के अंदर की बात नहीं कर रहे, मैदान में तो बड़े, संख्या एकदम ज्यादा दिखने लगी, लेकिन क्या होगा, लोगों ने रखना ही कम कर दिया तो उसमें गिरावट आई। कमी और अकाल के दौरान बड़ी संख्या में अल्प पोषित मवेशियों की मृत्यु हो गई। तो ये बात भी सही थी, मिल ही नहीं पा रहा था भोजन। अल्प पोषित मतलब जिनको भोजन नहीं मिल रहा था, भुखमरी के कारण मर गए। तो सही जवाब क्या होगा, उपरोक्त सभी जो है वो सही जवाब यहां पर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है, जो भी आपको सही लगता है वो बताना है। कुछ अमीर चरवाहों ने जमीन खरीदना शुरू कर दिया और वे अपना खानाबदोश जीवन छोड़कर बस गए। कुछ भूमि पर खेती करने वाले बसे हुए किसान बन गए, अन्य ने अधिक व्यापक व्यापार किया। गरीब चरवाहे मजदूर बन गए, खेतों में या छोटे शहरों में काम करने लगे। तो तीनों बातें हमको सही लगती हैं, तीनों सही हैं, तो इसका भी जवाब क्या होगा, उपरोक्त सभी जो है वो इसका भी करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, नीलाम किए गए करों को, है ना, नीलाम किए गए करों को जमा करने का अधिकार ठेकेदारों को कब दिया गया, 1850 में, 1800 में, 1850 और 1880 के दशक के बीच में, 1900 में और 1920 के दशक में। तो आपको बताना है कब दिया गया। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1850 से 80 के दशक में। यहां पर क्या है, मतलब नीलाम मतलब क्या है, बोली लगाकर। कैसे, बोली लगाकर किसको दिया जाएगा, ठेकेदारी, बोली लगाकर ठेकेदारी दी गई, ठेकेदारी दी गई कि भाई जो ज्यादा बोली लगा देगा, है ना, जो ज्यादा बोली लगा देगा, जिसकी कीमत ज्यादा होगी उसको ठेकेदारी यहां पर दे दी जाएगी। क्लियर बात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, किस वर्ष से राइका सिंध में नहीं जा सकते थे। सिंध एक ऐसा इलाका है जो कहां चला गया, पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो पाकिस्तान में कब से नहीं जा सकते थे, राइका जो लोग हैं वो कहां के हैं, राजस्थान के हैं, और राजस्थान की सीमा कहां लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। तो ये राजस्थान से पाकिस्तान नहीं जा पा रहे थे, इस पर प्रतिबंध लग गया। तो पाकिस्तान कब बन गया, तो पाकिस्तान बना 1947 में। इसी के साथ तो नहीं जा पा रहे होंगे ना, 47 के साथ नहीं जा पा रहे, उससे पहले तो जा रहे होंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 1947 के बाद, है ना, जैसे ही दो देश बन गए उसके बाद आप नहीं जा पाएंगे। तो सही जवाब क्या है, 1947। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, चरवाहों को करों का भुगतान करना पड़ता था हर जानवर पर जो वे चरागाहों पर चराते थे। वे जिन घरों में रह रहे थे उनके पास जितने जानवर थे या इनमें से कोई नहीं, तो उन्हें हर जानवर पर कर देना पड़ता था जिन्हें वो चरागाहों में चराया करते थे। इसको क्या कहते थे, चरवाही कर कहा जाता था। क्या कहते हैं इस कर को, चरवाही कर कहते हैं। क्या कहते हैं, चरवाही कर, है ना। तो ये कर इनको देना पड़ता था। क्लियर बात। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30, किस प्रकार वन अधिनियमों ने चरवाहों के जीवन को बदल दिया। मतलब जो वन अधिनियम आए तो उन्हें चरवाहों के जीवन को किस प्रकार बदला, ये बताना है। वनों के उन क्षेत्रों में जहां चरवाहों को अनुमति दी जाती थी उनकी गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता था। तो ये भी बात है कि भाई वहां पर क्या हो गया कि भाई वनों के उन क्षेत्रों में जहां चरवाहों को अनुमति दी जाती थी और उनकी गतिविधियों को भी कंट्रोल कर रहे थे, सही है। उन्हें प्रवेश के लिए परमिट की आवश्यकता थी, ये भी सही है। उनके प्रवेश और प्रस्थान का समय निर्दिष्ट था, पहले से बताया गया था, ये भी सही है। मतलब क्या है, उपरोक्त सभी सही है, सभी बातें सही है यहां पर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 31, औपनिवेशिक राज्य चराई भूमि को खेती वाले खेतों में क्यों बदलना चाहते थे।
तो खेती वाले खेतों में बदलकर आय बढ़ाने का इनका एक प्रमुख उद्देश्य था, इस कारण से बदलना चाहते थे। भू राजस्व इसके वित्त के मुख्य स्रोतों में से एक था, है ना। तो वित्त मतलब क्या हो गया यहां पर, इसका मतलब क्या मान लेंगे, आय आ जाएगी। यह अधिक जूट, कपास, गेहूं और अन्य कृषि का उत्पादन कर सकते थे जिनकी इंग्लैंड में मांग थी, इसी कारण से खेती करवा रहे थे। और इनमें से कोई नहीं। और फिर एक है ऊपर के दोनों, तो यही वाली बात जो होगी वो सही होगी, ऑप्शन नंबर सी, ऊपर के दोनों जो है वो सही है, उपरोक्त दोनों जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने है, वन अधिनियमों के माध्यम से देवदार या साल जैसे लकड़ी के उत्पादन करने वाले जंगलों को आरक्षित घोषित किया गया था, इसका क्या मतलब हुआ करता था? वे चरवाहों के लिए आरक्षित थे? नहीं। वे किसी भी पशुपालक को इन जंगलों में जाने की अनुमति नहीं थी? हाँ, किसी भी पशुपालक को इन जंगलों में जाने की अनुमति नहीं थी। कुछ विशेष देहाती समुदायों को केवल उन तक पहुंच की अनुमति थी? नहीं, इसमें तो किसी को नहीं थी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही है कि पशुपालक को इन जंगलों में जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, राई का समुदाय कहां रहता था? राजस्थान के रेगिस्तान में, पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के साथ, कच्छ के रण में और महाराष्ट्र में। तो हमने बात करी कि राजस्थान के रेगिस्तान में रहता था और ऊंट का पालन करते थे। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर। प्रश्न नंबर 34 कहता है, देश के विभिन्न हिस्सों में बंजर भूमि नियम कब लागू किया गया? 17वीं शताब्दी में, 18वीं सदी की शुरुआत में, 19वीं सदी के मध्य में, या 19वीं सदी के अंत में? तो सही जवाब है 19वीं सदी के अंत में, मध्य में, है ना, 19वीं सदी के मध्य में। बंजर भूमि का मतलब क्या है कि जो परती भूमि पड़ी है, इसको परती भूमि भी कहते हैं, है ना, परती भूमि नियम या अधिनियम भी कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो परती भूमि है, परती या जो बंजर पड़ी है जिस पर खेती नहीं हो रही है, इसको अंग्रेज लोग क्या कहते हैं? बेकार। इस बेकार खेती को किस में परिवर्तित करें? इस बेकार खेती को खेत में परिवर्तित करें, वहां पर क्या करवाई जाए? खेती करवाई जाए, ताकि उनकी आय में स्रोत हो सके, उनकी आय का स्रोत बढ़ सके, वो लोग ज्यादा आमदनी कमा सके। इसके लिए उन्होंने इस क्षेत्र में जो बसे हुए गांव हैं, इस जमीन पर बसे हुए गांव हैं, जिनको वो जमीन उन्होंने सौंपी है, उनको मुखिया तक का टाइटल दे दिया, मुखिया तक की उपाधि उनको दे दी गई। प्रश्न नंबर 35 आता है, अक्टूबर तक धनगरों ने अपने बाजरा की कटाई की और पश्चिम की तरफ बढ़ने लगे। कोंकणी किसानों ने उनका स्वागत क्यों किया? मतलब जब पश्चिम की तरफ, कोंकण की तरफ बढ़ रहे थे, तो कोंकण के किसान उनका स्वागत क्यों कर रहे थे? उन्होंने एक दूसरे के समुदाय में अपने बच्चों की शादी की थी? नहीं, शादी वाली बात तो हमने पढ़ी नहीं है। धनगर उनके लिए बाजरा लाए थे, ये भी बात हमने नहीं पढ़ी। चावल ले जा रहे थे, बाजरा लाने की बात नहीं पढ़ी थी। धनगर के रेवड़ उनके खेतों में खाद डालते थे, हाँ, डूंठ चरते थे और खाद डालते थे और पराली खाते थे ना, वही डूंठ खाना या पराली खाते थे। तो यही सही जवाब होगा। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 36, इनमें से कौन पहाड़ों के चरवाहा समुदाय हैं? गुज्जर, गद्दी, भोटिया और शेरपा और उपरोक्त सभी। तो सही जवाब जो होगा वो उपरोक्त सभी। ये सभी पहाड़ों के चरवाहे हैं, पहाड़ों में अपने जानवरों को चराते हैं, ठंडी गर्मी के आधार पर अपनी जो आवाजाही है उसको परिवर्तित करते रहते हैं। प्रश्न नंबर 37, महाराष्ट्र के मध्य पठार में धनगरों द्वारा कौन सी फसल बोई जाती है? मध्य पठार जो बात की रहे हैं महाराष्ट्र के, तो ये कैसा है? सूखा क्षेत्र है, मतलब कि यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, मतलब वर्षा क्या है? वर्षा कम है। तो कम वर्षा वाली फसल कौन सी है? तो कम वर्षा वाली फसल है बाजरा। बाजरा दुनिया की एकमात्र ऐसी फसल है जो सर्वाधिक सूखा बर्दाश्त करती है, सूखे क्षेत्रों में ही इसको उगाते हैं। तो ऑप्शन 4 है बाजरा, ज्वार, चावल, गेहूं। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? बाजरा हो जाएगा। बाजरा फसल बोते थे ये लोग, बाजरा की खेती करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, मसाई शीर्षक खालिस्तान से निकला है और इस जनजाति के 2 विशेष विशेषताएं हैं। मसाई शब्द में मां का अर्थ मेरे लोग है, वे घुमंतु और चरवाहे हैं, निर्वाह के लिए दूध और मांस पर निर्भर है। उच्च तापमान और कम वर्षा ने उनकी भूमि को शुष्क, धूल भरी और अत्यधिक गर्म बना दिया है, जिस पर सूखा एक सामान्य विशेषता है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सही जवाब क्या है? उपरोक्त सभी। ये सभी विशेषताएं इनकी हैं। मसाई शीर्षक मतलब मां से निकला है, जिसका अर्थ है मेरे लोग, और ये 2 इनकी विशेषताएं हो गई। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 39, चरवाहे खालिस्तान में पाए जाते हैं? पठार में, मैदान में, रेगिस्तान में। तो चरवाहे तो सभी जगह पाए जाते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां चरवाहे ना पाए जाएं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा हर बार नहीं होगा। ये क्वेश्चन में अपन उपरोक्त सभी ला रहे हैं ताकि क्या है, हम रिवीजन कर पाए, हमें ज्यादा ऑप्शन मिल पाए, हम समझ पाए। ऐसा हर बार नहीं होगा कि उपरोक्त सभी हर बार सही जवाब होगा। ऐसा कॉन्सेप्ट मत बना लेना कि उपरोक्त सभी आएगा तो वही सही जवाब है ना, ऐसा दिमाग में नहीं बिठाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40,
जम्मू कश्मीर के गुज्जर बक्करवालों का जमीन किस प्रकार हिमाचल प्रदेश के गद्दी चरवाहों के जीवन के समान है ना। उनका जो जीवन है, जम्मू कश्मीर के गुज्जर बक्करवालों का जो जीवन है वो किस प्रकार हिमाचल प्रदेश के गद्दी चरवाहों के समान है। तो यहां पर जीवन की बात की जा रही है, दोनों के जीवन की समानता बताने की बात की जा रही है। उन दोनों में मौसमी गति है, बिल्कुल मौसमी गति है। कैसी है? ठंडी की। कैसी है? ठंडी की और गर्मी की। इसी के आधार पर ये बदलते हैं। वे दोनों अपनी सर्दियां शिवालिक रेंज में निचली पहाड़ियों में बिताते हैं और अपने झुंड को सूखे झाड़ीदार जंगलों में चराते हैं। अप्रैल में वे गर्मियों में चारागाहों के लिए फिर से ऊपर की ओर की यात्रा करते हैं। तो सही जवाब क्या है? उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी बातें हैं इस पर, तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा यहां पर क्या हो जाता है? एमसीक्यू के माध्यम से हमने सारे एमसीक्यू कवर किए, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और उससे एक बार फिर से चैप्टर का रिवीजन किया ताकि हमें चैप्टर एक बार और अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाए। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है। यहां पर आपको लेक्चर बड़े ही व्यवस्थित तरीके से मिलेंगे, एक के बाद सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज है, क्लास वाइज है ना, मीडियम वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सब अरेंज करके दिया गया है। तो वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप टाइप करें magnetbrains.com। जैसे टाइप करते हैं तो आप कोर्सेज के ऑप्शन में जाएंगे, यहां पर कई सारे कोर्स दिए गए हैं। आप कोई भी कोर्स चुन लें, मान लीजिए कि आपने हिंदी मीडियम चुन लिया, हिंदी मीडियम चुनने के बाद आपके सामने क्लास का ऑप्शन आएगा। आपने कक्षा 9वीं चुन ली, जैसे ही कक्षा 9वीं आप चुनते हैं आपके सामने बहुत सारे टीचर आएंगे। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं बड़ी आसानी से आप यहां पर पढ़ सकते हैं। आप मान लीजिए कि आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आपने इतिहास पर यहां पर क्लिक किया वॉच नाउ पर, और वॉच नाउ पर क्लिक करते ही क्या होगा? उस हिस्ट्री का पूरा चैप्टर वाइज आपके सामने सिलेबस आ जाएगा, प्लेलिस्ट आ जाएगी। जो चैप्टर देखना क्लिक करो, उसके जो भी वीडियो देखना आसानी से देख पाए। कैसे? उसके सामने सब वॉच नाउ लिखा है, इस वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, वीडियो क्या होगा? इस तरीके से चल जाएगा। पूरा वीडियो देखा, अगला वीडियो देखना है, बस ये तुरंत नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे, अगला वीडियो भी हम आसानी से देख पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है? आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।